नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेम ऑफ इंश्योरेंस चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे सुपर टॉप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। मैं डिस्कस करूंगा कि ये पॉलिसी कैसे ऑपरेट करती है, क्या क्या इसमें एक रिक्वायरमेंट्स हैं, डिडक्टिबल क्या होता है, इसमें क्लेम कैसे सेटल होता है, क्या आपको बेस पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या वेटिंग पीरियड्स रहते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन होगा। बेसिकली मैंने इस टॉपिक को इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इस पॉलिसी को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है लोगों के अंदर कि इसमें कैसे क्लेम सेटल होता है, क्या हमें बेस पॉलिसी होनी चाहिए तभी हम इसको परचेज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसको किस इंश्योरेंस कंपनी से परचेज़ करें। यदि हमारी बेस पॉलिसी ए इंश्योरेंस कंपनी से है तो क्या हम बी इंश्योरेंस कंपनी से सुपर टॉप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ये सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से डिटेल में पूरा सुनिएगा एंड तक। मैंने आपके सभी क्वेरीज़ को इसमें सोल्व करने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं डिडक्टिबल के ऊपर। डिडक्टिबल इस पॉलिसी का मेन कॉन्सेप्ट है। डिडक्टिबल वो अमाउंट है जो आप बियर करते हैं। इन सिंपल टर्म्स, यदि आप एक सुपर टॉपअप पॉलिसी परचेज करते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सम इंश्योर्ड, दूसरा होता है डिडक्टिबल। मान लीजिए आपने 10 लाख सम इंश्योर्ड की एक सुपर टॉपअप पॉलिसी परचेज की है जिसमें लिखा हुआ है कि आपका डिडक्टिबल 5 लाख है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 5 लाख तक के टोटल क्लेम आते हैं पॉलिसी पीरियड में तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई पैसा नहीं देगी। यदि 5 लाख से ऊपर के क्लेम आते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको उस अमाउंट को पे करेगी जो 5 लाख से ऊपर अमाउंट है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपके पास आपने पॉलिसी ली हुई है सुपर टॉपअप। मैंने एग्जाम्पल वही दे रहा हूँ कि आपके पास 10 लाख का सम इंश्योर्ड है और 5 लाख का उसमें डिडक्टिबल है। अब क्या हुआ कि पूरे पॉलिसी पीरियड में, ध्यान से सुनिएगा, पूरे पॉलिसी पीरियड में आपके जो टोटल क्लेम अमाउंट है वो एक क्लेम का भी हो सकता है और मल्टीपल क्लेम्स का भी हो सकता है। यदि वो टोटल क्लेम अमाउंट 5 लाख से एक्सीड कर जाती है, 5 लाख को क्रॉस कर जाती है, तो फिर ये पॉलिसी एक्शन में आ जाती है। ये पॉलिसी फिर आपको उस अमाउंट को रिम्बर्स करेगी या फिर कैशलेस देगी। तो ये कैसे ऑपरेट करेगी? मान लीजिए 7 लाख का क्लेम आया या 6 लाख का क्लेम आया, टोटल क्लेम्स आए 6 लाख के या 7 लाख के पूरे पॉलिसी पीरियड में, तो आप वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे। वो इंश्योरेंस कंपनी फिर उसमें देखेगी कि मान लीजिए आपका 7 लाख का क्लेम है, ठीक है। अब 7 लाख के क्लेम में इंश्योरेंस कंपनी चेक करेगी कि इसमें कितना क्लेम एडमिसिबल है उस पॉलिसी टर्म्स के अकॉर्डिंग, यानी सुपर टॉपअप पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितना क्लेम इसमें पेएबल बनता है। अब इसमें कुछ कंज्यूमेबल आइटम भी डिडक्ट हो जाते हैं। कंज्यूमेबल आइटम डिडक्ट होने के बाद कुछ ऐसे आइटम्स भी डिडक्ट हो जाते हैं जो ये पॉलिसी पे नहीं करती। उसके बाद जो नेट अमाउंट बचती है वो बचती है 6 लाख। अब ये 6 लाख जो अमाउंट है ये पूरे पॉलिसी पीरियड में सभी क्लेम्स को मिला के है, लेकिन पॉलिसी में डिडक्टिबल कितना है? 5 लाख। तो फिर आपको कितना क्लेम पे हुआ? 1 लाख का। यानी यदि आपका 7 लाख का क्लेम आया तो पॉलिसी ने उसको सेटल किया अपनी टर्म्स के अकॉर्डिंग। उसने उसने बताया कि केवल 6 लाख तक के क्लेम इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग पेएबल है, क्योंकि 5 लाख डिडक्टिबल है और डिडक्टिबल वो अमाउंट है जो आपको पे करनी है, आपको बियर करनी है। तो 5 लाख आपको पे नहीं होगा, तो रेस्ट ऑफ द जो अमाउंट है 1 लाख वो आपको पे हो जाएगी। ये इस तरीके से काम करती है। और आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। जो मेन इसकी जो फंक्शनिंग है वो सेम रहेगी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि क्या आपको ये पॉलिसी लेने से पहले आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए एज ए बेस पॉलिसी। यानी क्या आप यदि 10 लाख की सुपर टॉपअप पॉलिसी लेते हैं तो क्या आपके पास 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी बेस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। यानी आप पॉलिसी, यदि आपके पास कोई बेस पॉलिसी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड पॉलिसी आपके पास नहीं है, तो भी आप इस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। बट जो बेसिक फंक्शनिंग है उसकी यही रहेगी कि वो क्लेम जो पे करेगी वो 5 लाख से ऊपर के ही पे करेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके पास पॉलिसी है नहीं है। आपको यदि सुपर टॉपअप ही लेनी है तो आप ले सकते हैं, उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं क्लियर कर रहा हूँ दोबारा से। उसके बाद आते हैं कि क्या जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपके ने कोई पॉलिसी ली हुई है, क्या आप उसी से सुपर टॉपअप लें या फिर किसी दूसरी से भी ले सकते हैं। तो पहले मैंने बताया कि बेस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यदि आपके पास कोई बेस पॉलिसी है, कोई स्टैंडर्ड मेडिक्लेम पॉलिसी है, और आप चाहते हैं कि आप एक सुपर टॉपअप भी लें, तो आप सेम इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकते हैं और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपने इंश्योरेंस कंपनी जो बेस पॉलिसी है वो ए से ली हुई है और सुपर टॉपअप भी आप ए इंश्योरेंस पॉलिसी से ले लेते हैं, तो इसका एक बेनिफिट है। क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ए इंश्योरेंस से आपने 5 लाख की बेस पॉलिसी ली हुई है और उसके बाद आप 10 लाख की
सुपर टॉपअप पॉलिसी इस इंश्योरेंस कंपनी से ले लेते हैं, तो क्या होगा कि यदि आपका इसमें कैशलेस होता है तो, और वो कैशलेस का जो क्लेम आपका 5 लाख से एक्सीड कर जाता है, तो आपकी ऑटोमेटिकली ये पॉलिसी एक्टिवेट हो जाएगी और रेस्ट ऑफ द जो क्लेम है वो इससे पे हो जाएगा। तो इसका एक बेनिफिट है कि आपको हैसल फ्री आपका क्लेम रहेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स को इधर से लेके उधर इंश्योरेंस कंपनी में देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एक इंश्योरेंस कंपनी के पास आपका तो क्लेम आपका स्मूथली सेटल हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा हम जाते हैं कि आपने बेस पॉलिसी तो इससे ले ली और उसके बाद आपने जो सुपर टॉपअप है वो आपने बी से ले ली, तो उसमें क्या होगा कि आपका पहले एक क्लेम सेटल कर देगी, उसके बाद जो भी आपका अमाउंट है जो आपका 5 लाख से ऊपर गया है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको रेस्ट ऑफ द क्लेम्स ही देने हैं। आपको क्या करना है कि जो आपको पूरा क्लेम हुआ है वो आपको पूरा क्लेम दोबारा से विद हॉस्पिटल बिल्स वो ये पॉलिसी स्टैंप लगा के देगी, वो ये जो कंपनी है वो स्टैंप लगा के देगी सभी पेपर्स के ऊपर, और अपनी क्लेम सेटलमेंट शीट भी देगी जो उसने क्लेम सेटलमेंट किया है। तो ये जो दो पूरे जो डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट प्लस जो क्लेम सेटलमेंट जो इस पर इसने किया है ए इंश्योरेंस कंपनी ने, वो सारा आपको बी को देना पड़ेगा। फिर बी उस क्लेम को सेटल करेगी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो जो इस बी की जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, बी इंश्योरेंस कंपनी की सुपर टॉपअप की जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपका जो रेस्ट ऑफ द क्लेम है वो सेटल होगा और ये डिसाइड करेंगे कि आपको कितना क्लेम पे करना है। तो उसमें थोड़ी सी एक ये है रिक्वायरमेंट कि आपको आपका पार्शियल क्लेम ए से सेटल होता है और जो सुपर टॉपअप का जो क्लेम है वो आपका फिर बी इंश्योरेंस कंपनी सेटल करती है। आपको डॉक्यूमेंट ए से लेके बी को देने हैं, स्टैंप लगवा के देने हैं। ये थोड़ा सा एक हैसल है, बट इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। पॉजिटिव मैं क्या बताऊंगा कि ए इंश्योरेंस कंपनी की एक सर्टेन क्लेम गाइडलाइंस हो सकती हैं और सर्टेन एक एक प्रीवेलेंस हो सकती है कि मतलब टेंडेंसी हो सकती है कि वो क्लेम को किस नज़रिए से देखते हैं। देखो इंश्योरेंस कंपनीज़ में आप रिसेंट में देख भी रहे हैं जो न्यूज़ में रहता है कि हर चीज़ केवल प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करती है कि प्रोडक्ट में क्या लिखा है, प्रोडक्ट में क्या टर्म्स हैं। डेफिनेटली वो एक पैरामाउंट चीज़ है कि जो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है वो एक मतलब आप उससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे। बट एक इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम पेइंग टेंडेंसी भी होती है। इंश्योरेंस कंपनी कुछ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को बड़ा कंजर्वेटिवली उससे देखते हैं और वो उनकी जो सेटलमेंट टेंडेंसी है वो ये रहती है कि कोई ना कोई हम चीज़ लगा के उसको हम क्लेम को डिनाई कर दें। अब कुछ इंश्योरेंस कंपनी ऐसी हैं जहाँ पे जो उनकी जो क्लेम पेइंग टेंडेंसी है या क्लेम सेटलमेंट की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी सी लिबरल है। वो अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, वो अपना क्लाइंट को लूज़ नहीं करना चाहते, वो अपने मार्केट में जो उनकी एक ब्रांड इमेज है वो उसको लूज़ नहीं करना चाहते। तो वो क्लेम को लेकर लिबरल अप्रोच रखते हैं और प्रॉफिट को लेकर भी उनकी जो ओवरऑल अप्रोच है वो यही रहती है कि हमें लॉन्ग टर्म मार्केट में प्ले करना है, तो हम अननेसेसरी की जो डिनाइल्स हैं क्लेम्स को हम वो ना करें। तो ये दो कैटेगरीज हैं बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज में। तो यदि आपके पास एक ही इंश्योरेंस कंपनी के दोनों पॉलिसीज़ हैं तो हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली आपका एक क्लेम डिनाई हो गया है कैशलेस का, तो फिर समझ लीजिए कि आपका सुपर टॉपअप वाला क्लेम भी आपको ऑटोमेटिकली चला ही गया। लेकिन यदि आपका बी के पास है तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि ए ने जितना भी डिडक्शन किया है या ए ने कुछ पार्ट नहीं पे किया है या डिनाई भी कर दिया है, तो उस क्लेम का हो सकता है कि कुछ पार्ट बी पे कर दे यदि वो डिडक्टिबल से अबव जा रहा है। तो आई थिंक आप इससे समझ गए हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर इंश्योरेंस कंपनी में थोड़ा सा एक डिफरेंस रहता है कि वो क्लेम को किस नज़रिए से देखते हैं। दैट इज़ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट विच दे लॉन्च रेगुलरली। तो इसलिए मेरा जो आपको वो रहेगा एक सजेशन रहेगा वो यही है कि आप यदि सुपर टॉपअप ले रहे हैं तो आप डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी से लें, सेम से ना लें। भले ही आपको थोड़ा सा एक हैसल फेस करनी पड़ेगी पेमेंट उसमें सेटलमेंट के टाइम पे, बट दैट इज़ वर्थ इट। अब हैं उसके अलावा क्या कंसिडरेशन रहती हैं। देखिए जो सुपर टॉपअप पॉलिसी है वो थोड़ी सी पॉपुलर इसलिए है या फिर लोगों को इतना पता भी नहीं है उसके बारे में। सुपर टॉपअप पॉलिसी का ना जो प्रीमियम है वो कम रहता है। उसका एक रीज़न यही है कि डिडक्टिबल होता है इसमें, और डिडक्टिबल जैसे 5 लाख का 3 लाख का आप अपने तरीके से ऑप्ट कर सकते हैं। जितना बड़ा डिडक्टिबल आप लेंगे उतना ही कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। प्रीमियम कम होने का रीज़न यही है कि जो बहुत सारे जो क्लेम्स हैं वो आपके डिडक्टिबल लिमिट तक ही रह जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी आती है वो रेयरली आती है। तो इसलिए इन पॉलिसीज़ का जो प्रीमियम है वो कम रहता है और इस वजह से ये पॉलिसी एक बेटर पॉलिसी है। दूसरा है कि कुछ क्रोनिक इलनेस या एडवर्स मेडिकल हिस्ट्री के केसेस में बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज पॉलिसी नहीं देती हैं, वो डिनाई कर देती हैं। उनको बैड रिस्क बोलते हैं इंश्योरेंस की भाषा में। तो जो बैड रिस्क होते हैं उसको वो पॉलिसी देना प्रेफर नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे पॉलिसी नहीं मिल रही है,
तो यदि आप सुपर टॉप अप पॉलिसी की तरफ जाएंगे, उसको परचेज करने की ट्राई करेंगे, तो देयर इज़ हायर चांसेस कि आपको वो पॉलिसी मिल जाए। तो ऐसे केसेस जहाँ पे आपको पॉलिसी नहीं मिल रही है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, आप सुपर टॉप अप की ट्राई करें, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसा ऑफर दे देगी। तो सेकंड पॉइंट है ये। थर्ड पॉइंट है कि आप वेटिंग पीरियड्स को एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे रिसेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आईआरडीए ने जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड है वो 36 मंथ कर दिया है। तो 36 मंथ से ज़्यादा तो वेटिंग पीरियड होगा ही नहीं। तो यदि इस वेटिंग पीरियड से नीचे के आपको वेटिंग पीरियड्स की पॉलिसी मिल रही हैं तो दैट इज़ गुड, बट 36 मंथ वेटिंग पीरियड इज़ आल्सो गुड। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी बिना वेटिंग पीरियड के ऑपरेट करती हैं। ये पॉइंट मैंने इसीलिए डाला है कि ये भी सिमिलर टू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, अदर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जहाँ पे वेटिंग पीरियड होता है, वो सभी वेटिंग पीरियड इन पॉलिसीज़ में भी अप्लाई होते हैं। इसमें केवल और केवल एक ही डिफरेंस है कि इसमें एक डिडक्टिबल होता है, जो कि स्टैंडर्ड मेडिक्लेम पॉलिसीज़ में नहीं होता है। तो वेटिंग पीरियड आप चेक कर लीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपका जो डिडक्टिबल है वो पूरे पॉलिसी पीरियड में हिट होना चाहिए। मींस जो क्लेम है वो डिडक्टिबल को क्रॉस करना चाहिए। वो एक क्लेम भी क्रॉस कर सकता है और वो मल्टीपल क्लेम आए पॉलिसी में तो भी क्रॉस हो सकता है। तो बेसिकली जो डिडक्टिबल है वो क्यूमुलेटिवली भी क्रॉस हो सकता है क्लेम से, और सिंगल क्लेम से भी आपका क्रॉस हो सकता है। तभी ये पॉलिसी आपकी एक्शन में आएगी, तभी ये पॉलिसी क्लेम पे करेगी। सीनियर सिटीजन्स के केस में जहाँ पे प्रीमियम एज के साथ बहुत बढ़ता है और वो जो पॉलिसी है वो बहुत कॉस्टली हो जाती है, अनअफोर्डेबल हो जाती है, ऐसे केसेस में सुपर टॉपर पॉलिसी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसका प्रीमियम काफ़ी कम रहता है। एंड इवन हायर एज में भी जो इसका प्रीमियम है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। उसके अलावा जो टैक्स बेनिफिट आपको स्टैंडर्ड मेडिक्लेम पॉलिसी में मिलते हैं, बेस पॉलिसीज़ में मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कॉरपोरेट एम्प्लॉय जिनके पास ऑलरेडी कोई ना कोई पॉलिसी है तो वो लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी एक्सिस बैंक में काम करते हैं या किसी XYZ बैंक में काम करते हैं और आपका बैंक आपको 3 लाख की पॉलिसी ऑफर कर रहा है, तो 3 लाख की पॉलिसी तो आपके पास ऑलरेडी है ही। उसके अलावा आप 3 लाख का डिडक्टिबल लेके एक सुपर टॉपअप पॉलिसी ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको जो एक वाइडर कवर मिल जाएगा, 3 लाख से ऊपर का कवर मिल जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको बेसिकली ये भी चेक करना है कि पॉलिसी में कोई रूम रेंट की लिमिट वगैरह तो नहीं है, कोई कोपे तो नहीं है। जो बेसिक हम एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले हम चेक करते हैं कि कोई कोपे वगैरह तो नहीं है, कोई रूम रेंट लिमिट तो नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हमें चेक करनी है, उसके बाद ही हमें ये पॉलिसी परचेज करनी है। बट ये पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी होती है और इसका वन ऑफ द मेन रीज़न इसको लेने का ये है कि ये बहुत कम प्रीमियम पर आपको बहुत वाइड कवर प्रोवाइड करती है। बट लास्ट में मैं ये सजेशन दूंगा कि आपके पास यदि ए इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी है तो सुपर टॉपअप आप बी इंश्योरेंस कंपनी से लें, क्योंकि चांसेस हैं कि ए से यदि क्लेम डिनाई हुआ तो बी शायद उसको पे कर दे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या होता सुपर टॉपअप, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ। दूसरा ये है कि मैंने पूरा का पूरा सुपर टॉपअप पे जो बोला है वो मैंने अपने ब्लॉग पर भी लिखा है, तो किसी को यदि उसको पढ़ना है तो मैंने ब्लॉग का लिंक भी दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए और वहाँ से पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।